मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, विश्व ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर रहे हैं कि आखिर आपका जन्म किस लिए हुआ है, आप क्या काम करोगे। हम गहराई तक जा रहे हैं। मैं हमेशा बताता हूं, लगन कुंडली से बनाता हूं, लेकिन जिसकी मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, मैंने इसकी पत्रिका लिखी है, इसलिए गहरा ज्ञान भी है। और वो सोचा कि आप तक बता दूं कि नक्षत्र चरण का महत्व कितना है। हम जब आगे गहराई से जाते हैं तो नक्षत्र चरण हमको ये बताते हैं कि हमने क्या काम करना है। अगर हमारा ग्रह पीड़ित है और हम अच्छा काम नक्षत्र अच्छा बता रहे हैं तो उसमें फिर रुकावटें भी आ जाती हैं। तो आखिर आपका जन्म क्या करने के लिए हुआ। जैसा कि हमेशा आपने सुना होगा, हमने बताया और भी बताते हैं कि 4 पुरुषास्त्र हैं। धर्म, त्रिकोण है, अर्थ का है, काम का है, मोक्ष का है। तो हमारे ये जो 12 भाव हैं, इन 12 भावों को धर्म त्रिकोण 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण है। दूसरा छठा 10वां भाव अर्थ त्रिकोण है। तीसरा सप्तम एकादश काम त्रिकोण है और चतुर्थ अष्टम और द्वादश ये मोक्ष त्रिकोण कहे गए हैं। ये हमारे सभी ग्रह इन्हीं में कहीं ना कहीं होते हैं। और तत्व जैसा कि बता 5 तत्व सभी जगह इस्तेमाल होते हैं, ज्योतिष शास्त्र में भी और वास्तु शास्त्र में भी। योग, जिस योग में पैदा हुए वो आकाश है, तिथि जल का प्रतिनिधि करती है, करण पृथ्वी है, नक्षत्र वायु है और वार अग्नि है। 5 तत्व का है। और इसी तरह से इनको भी नक्षत्र के जब चरण आते हैं उनको भी अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और वायु तत्व और जल तत्व में बांटा हुआ है। आपके जन्म के समय पर आपका ग्रह कौन से जल तत्व में है, यानी कौन से अग्नि तत्व में है या पृथ्वी तत्व में है या वायु तत्व में है या जल तत्व में है, और इनका क्या संबंध है वो हम आपको बताएंगे। आपने दर्शकों देखा होगा, पहले आजकल तो कंप्यूटर का जमाना हो गया, बटन दबाया तो 10-15 कुंडलियां निकल के आ जाती हैं। नहीं, तो एक ज्योतिष का सिद्धांत है। आपकी जिस पंडित जी ने लगन कुंडली बनाई है उसके साथ नवमास भी बनाना अनिवार्य है, और लगन कुंडली बिना नवमास के अधूरी है। एक लगन कुंडली में हमको कितनी कुंडलियां मिल जाती हैं। लगन कुंडली मिल जाती है जहां चंद्रमा है, वहां से हम उसी में चंद्र लगन लगा सकते हैं। जैसे चंद्रमा यहां है तो चंद्र लगन भी आ जाता है, और सूर्य जहां पर है वो भी लगन कुंडली है। यानी वो लगन कुंडली से ही देख सकते हैं हम तीनों, चंद्र लगन कुंडली भी, सूर्य लगन कुंडली भी, लगन कुंडली भी। लेकिन नवास बहुत जरूरी है। आखिर आपको ग्रह, आपका जो ग्रह है उसको एनर्जी कहां से मिल रही है, वो नवास देने वाला है। तो हम वो उसी पर विचार करेंगे। 5-10 मिनट लंबा हो सकता है, आप डटे रहिए, आपका मार्गदर्शन होगा। दर्शकों, नक्षत्र चरण द्वारा विशिष्ट सम्मान, धनवान और बुद्धिमान क्या कहते हैं आपके नक्षत्र के चरण, आप किस लिए आए हैं इस धरती के ऊपर और आप क्या करोगे, वो सारे नक्षत्र चरण बताते हैं। जातक का जन्म 9 जुलाई 1997 शुक्ल पर साल पूर्व साल में चरण एक बुधवार को हुआ। यह उसका जन्म का डिटेल आ गया। अब हम इसमें से बात करते हैं। वृश्चिक लगन में पैदा हुआ और तीसरे भाव में गुरु नीच राशि में 26 डिग्री है, केतु 29 डिग्री है, शनि 26 डिग्री है, सूर्य अष्टम भाव में 23 डिग्री है और बुध 8 डिग्री 26 मिनट है, शुक्र 19 डिग्री 6 मिनट है, चंद्रमा 15-28 है, राहु 29-12 डिग्री है। यहां पर हमेशा ही ज्योतिष में डिग्रियों का महत्व है। अब हम नवास, अब ये देखते हैं हम एक एक ग्रह वाइज, हमारा एक एक ग्रह कौन कौन उसमें जाता है। सूर्य 23 डिग्री 25 मिनट पर है, पुनर्वसु नक्षत्र 2 में, चरण 2 में है और पृथ्वी तत्व में है और अर्थ त्रिकोण में चला गया। यानी नवास में यह अर्थ त्रिकोण में चला गया, अर्थ त्रिकोण में चला गया और पृथ्वी तत्व में चला गया। तो सूर्य यहां पर अष्टम भाव में है, नवास में 10वें भाव में सूर्य चला गया, बहुत अच्छी जगह पर चला गया, पृथ्वी तत्व में चला गया और अर्थ त्रिकोण है।
अर्थ त्रिकोण का ये तीसरा पद है, वैल्यूबल पद है, दसम भाव है, नवास का दसम भाव में चला गया। इसी तरह से चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी चरण 1 में है, चंद्रमा 15 डिग्री 28 मिनट लेकर के पूर्व फाल्गुनी चरण 1 में है, यह अग्नि तत्व में चला गया और अग्नि तत्व धर्म त्रिकोण है, तो लगन में चला गया, सिंह राशि में चला गया। यहां पर भी सिंह राशि में, वहां पर भी सिंह राशि में है, वक्रोत्तम लगन में चला गया, अपनी राशि में चला गया, अति शुभ हो गया। आगे चलते मंगल। मंगल यहां पर 15:45 लेकर के हस्त चरण 2 में है, वह पृथ्वी तत्व में चला गया और त्रिकोण में चला गया। मंगल नवास में दसम भाव में आ गया और दिग्बली है, सूर्य और मंगल दिग्बली है, वो दोनों यहां पर आ गए, पृथ्वी तत्व में आ गए। बुध की बात करें तो बुध दर्शकों यहां पर 9 भाव में कर्क राशि में है, 8 डिग्री 26 मिनट लेकर के है, पुष्य चरण 2 में है और वह पृथ्वी तत्व और अर्थ में चला गया। तो बुध पृथ्वी तत्व में चला गया और अर्थ त्रिकोण के पहले पद में आ गया। अर्थ त्रिकोण हमने आपको बताया, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो धन भाव में चला गया, नवास के धन भाव में उच्च राशि में चला गया, बुध भी पृथ्वी तत्व में चला गया। आगे बात करते हैं गुरु की। गुरु दर्शकों नीच राशि में 26-40 है, यहां पर नीच का मतलब नहीं है, नक्षत्र वाली बात है और अंश से जो चीज मिलती है वो है। गुरु धनिष्ठा चरण 2 में है, पृथ्वी तत्व अर्थ में चला गया और पृथ्वी तत्व राशि में अर्थ में चला गया, कन्या की राशि पृथ्वी तत्व और अर्थ के प्रथम पद में चला गया, नवास में। गुरु भी अच्छी स्थिति में आ गया, धन की स्थिति में आ गया, अर्थ त्रिकोण में आ गया। अब बात करते हैं शुक्र। शुक्र कर्क राशि में 9 भाव में अश्लेषा चरण 1 में है और नवास में अग्नि तत्व धर्म त्रिकोण में चला गया। अग्नि तत्व, ये अग्नि तत्व में चला गया और धर्म त्रिकोण में आ गया, धर्म त्रिकोण में आ गया, 5वें भाव में आ गया, लेकिन तत्व अग्नि तत्व हुआ, 5वें भाव में आ गया अग्नि तत्व और धर्म त्रिकोण में आ गया। आज बात करें शनि। शनि रेवती चरण 3 में है, शनि रेवती चरण 3 नक्षत्र में है यहां पर और वायु तत्व में काम त्रिकोण में चला गया, 7वें भाव में चला गया अपनी राशि में और नवास में उसने शशक योग बना दिया, यहां से शनि वहां चला गया। राहु उत्तर फाल्गुनी चरण 1 में है, राहु उत्तर फाल्गुनी चरण 1 में है 19 डिग्री लेकर के और अग्नि तत्व धर्म में चला गया, अग्नि तत्व धर्म में चला गया, नवास कुंडली में चला गया। केतु पूर्व साढ़ा भाद्रपद चरण 1 में है, 19 डिग्री 12 मिनट लेकर के वायु तत्व राशि काम त्रिकोण में चला गया, काम त्रिकोण में एकादश भाव, काम त्रिकोण के तीसरा पद में चला गया। ये ग्रहों की स्थिति चली गई, उनके पृथ्वी तत्व में चली गई, पृथ्वी तत्व में चली गई, तत्व के हिसाब से पृथ्वी तत्व में चली गई और अग्नि तत्व में चली गई और वायु तत्व में चली गई, 3 तत्वों में चली गई नववास में। यहां से जैसे मैं आपको फिर मैं बता देता हूं कि यहां पर इस जातक का लग्नेश मंगल 6ठे भाव में है, नववास में उसको कहां से ऊर्जा मिल रही है? दसम भाव से ऊर्जा मिल रही है, शुक्र उसको ऊर्जा दे रहा है, शुक्र ग्रह ऊर्जा दे रहा है दसम भाव से। वो नवास में दसम भाव में शुक्र की राशि में आ गया और शुक्र की राशि नवास में 5वें भाव में आ गई, अपने आप से राजयोग से कोई कम नहीं है। आप इस बात को समझे। यहां पर सूर्य मिथुन राशि में 8वें भाव में है, लेकिन उसको ऊर्जा कौन दे रहा है? शुक्र दे रहा है, नवास में 10वें भाव में चला गया सूर्य, यानी लगन कुंडली का दशमेश भी और नवास के 10वें में चला गया। बहुत अच्छा योग बन गया, बहुत अच्छा योग बन गया। और लगन कुंडली का चंद्रमा भी नवास के लगन में चला गया, वर्गोत्तम में चला गया, सेम राशि में चला गया, अच्छा योग बन गया। बहुत ही अच्छे योग की कुंडली जाकर के बन रही है। मैंने आपको इस तरह समझा। अभी इसके हम एनालिसिस करते हैं। अग्नि तत्व में 3 ग्रह हैं। अग्नि तत्व में 3 कौन से ग्रह हैं? चंद्रमा है, शुक्र है और राहु है, 3 अग्नि तत्व में। पृथ्वी तत्व में 4 ग्रह हैं, सूर्य है, मंगल है, बुध है, गुरु है। ये 4 ग्रह और मेन प्लैनेट्स हैं, मेन ग्रह हैं और 4 ग्रह ये पृथ्वी तत्व में हैं। कौन से? सूर्य, मंगल, बुध और गुरु। मंगल लग्नेश है, सूर्य दशमेश है और गुरु 5वें भाव का स्वामी है और शुक्र एकादश भाव का स्वामी है। सबका अच्छा संबंध है और अच्छी स्थिति में चला गया। यह मैंने आपको समझा। अभी अग्नि तत्व में जब ग्रह होता है
वो सच्चा होता है, ईमानदार होता है, सम्मान का भागीदार होता है, वो एनर्जी क्रिएट करता है और नई चीजों को लाने वाला, कुछ नया करके दिखाने वाला होता है, ऐसा जातक होता है। और जब पृथ्वी तत्व में होता है, पृथ्वी तत्व में ग्रह 4 हैं, अर्थ की तरफ ध्यान रहेगा, महत्वाकांक्षी रहेगा, जमीन से जुड़े हुए, पूरी सोच पैसा कमाएगा, ग्रहों की बलवंतता के आधार पर उसको अच्छा पैसा मिलता है, बढ़िया मिलता है, सम्मान मिलता है, अग्नि तत्व में भी और पृथ्वी तत्व में भी। और वायु तत्व में 2 ग्रह हैं। वायु तत्व बुद्धिमान होगा, ज्ञानी होगा और अपने हुनर से जो भी कमाएगा, शास्त्रों के अनुसार कमाएगा, अपने हुनर से कमाएगा। तो ऐसे जातक के जितने भी 9 के 9 ग्रह हैं, 3 ग्रह अग्नि तत्व में है, 4 ग्रह पृथ्वी तत्व में है और वायु तत्व में 2 ग्रह हैं। अब अग्नि तत्व में जो 3 ग्रह हैं वो कहां पर गए हैं? धर्म त्रिकोण में। एक ग्रह धर्म त्रिकोण में गया, चंद्रमा गया धर्म त्रिकोण में गया और शुक्र भी धर्म त्रिकोण में गया। देखो कितना धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी होगा। चंद्रमा भी धर्म त्रिकोण में गया और राहु भी यहां पर धर्म में आ गया, राहु देव भी यहां पर आ गए, यानी सारे के सारे धर्म त्रिकोण में आ गए। चंद्रमा शुक्र आ गए, नवास कुंडली में आ गए। इन डिग्रियों के आधार पर यह स्थिति मिलती है। और जब शुक्र यहां आ गया तो उसको एनर्जी कहां से मिलेगी? कौन है उसका नवास का स्वामी? गुरु से उसको एनर्जाइज होगा। राहु को भी गुरु से मिलेगी, सूर्य को शुक्र से मिलेगी, मंगल को शुक्र से मिलेगी, चंद्रमा को सूर्य से मिलेगी, बुध और गुरु को बुध से एनर्जी मिलेगी। वहां से वो एनर्जी लेकर के लाइटर होंगे और बच्चे को चमकाएंगे। और बच्चा क्या काम करेगा? जो मैंने आपको बताया, सच्चा होगा, ईमानदार होगा, एनर्जेटिक होगा, सम्मान उसको मिलने वाला होगा, नए नए उसकी सोच की बात होगी। और पृथ्वी तत्व में ध्यान महत्वाकांक्षी होगा, जुड़े हुए, पूरे सोच से पैसा कमाएगा, शास्त्रों के आधार पर, अपने ग्रहों की बलवंता के आधार पर होगी। वायु तत्व में बुद्धिमान, अपने हुनर से पैसा कमाने वाला, ऐसा जातक होगा। अब यहां पर समस्या क्या आ जाती है? समस्या यह आ जाती है कि ये हमने जो बताया है ये सभी का है। दूसरा हमारा रह जाता है मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण होता है चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव। उसका भी बड़ा महत्व है। अहंकार से मुक्त हो जाता है जब उसमें ग्रह में आ जाता है, वो अहंकार से मुक्त हो जाता है और स्वयं को पहचानता है, मैं किस लिए आता, परमात्मा में लीन हो जाता है। अगर चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव का ये त्रिकोण के हिसाब से मैंने बताया। और इसमें से चतुर्थ भाव तो बोलते हैं भाई योग कारक है, लेकिन अष्टम और द्वादश है। जब ग्रह अष्टम और द्वादश में आ जाता है तो ये समझो आध्यात्मिक की तरफ चला जाता है। आगे उसने कुछ नहीं करना, मोक्ष के रास्ते के लिए उसको ढूंढने के लिए वायु बन जाता है। तो इसमें मोक्ष त्रिकोण में कोई भी ग्रह नहीं है। मोक्ष त्रिकोण में कोई भी ग्रह नहीं है, ये एक बिल्कुल स्पष्ट बात है। चतुर्थ में नहीं है, अष्टम में नहीं है, द्वादश में नहीं, कोई ग्रह नहीं है। तो ऐसा जातक आया है, अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए आया है और अपना ठीक रास्ते शास्त्र पैसा कमाएगा और सबकी देखभाल करेगा। लेकिन यहां पर लग गया जो पीड़ित हो जाते हैं। अब यहां पर भी राहु आ गया भाई। राहु ने पूरे धर्म त्रिकोण को पीड़ित कर दिया, बात समझ में आ गई। और केतु पर भी शनि क्या है, वो लगन कुंडली में भी आप देखिए केतु का प्रभाव सूर्य पर है। तो यहां पर सूर्य दे तो रहा है, लेकिन केतु यहां उसको रोक रहा है। वो धर्म त्रिकोण में तो चला गया, लेकिन कम देगा भाई, पूरा नहीं देगा, कम देगा, लेकिन कम देगा। कम क्यों देगा? कुंडली शापित हो गई इसलिए। और ऐसे जातक का जब इस तरह की स्थिति आ जाती है, ये एनालिसिस है गहराई से। तो जो भी आचार्य, जो भी पंडित जी आपको पूजा की कराता है, अगर वो विधिवत ध्यान से पूजा की जाती है तो उसको अवश्य ही उस पूजा का फल मिलता है। क्यों? नक्षत्र चरण ये बता रहे हैं, अक दे रहा है, लेकिन यहां पर इसने रुकावट कर दी, कुंडली शापित होगी। ये राहु चंद्रमा के साथ आ गया, ये दिक्कतें पैदा आ गई, कालसर्प दोष हो गया। ये सारे ऐसे जातकों को आपने देखा होगा। कितने तो हमारे लोगों को, आचार्य को, पंडित जी को बोलते थे कुछ नहीं होता, हमने वो पूजा की नहीं, इतना गहना धन से वो हमको पता लग जाता है अब भाई इनके पूजा से इसको फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपने विधिवत किया है तो वैसे भी उसको भी कुछ ना कुछ नून अधिक थोड़ा बहुत तो जरूर फल मिलेगा, लेकिन ऐसे आदमी को ज्यादा मिलेगा। तो एक तो बात यह हो गई, मैंने आपको बताया
कि आपके नक्षत्र का विद्वानता क्या है और नक्षत्र को कहां से आपको शक्ति मिल रही है। नवांश कुंडली देखना एकदम जरूरी है। तो इतना देखने में भाई परेशानी तो होती है। अब हम बात करते हैं, देखिए इसके पिता ये जानना चाहते हैं अब भाई ये सरकारी नौकरी में करेगा या नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक बात है, हमने इसकी पत्रिका बनाई है, लेकिन सूर्य पीड़ित है। अब बात ये देखिए कि ज्योतिष का सूत्र बताता है कि अगर पंचम भाव में धनु या मीन राशि हो और उसको गुरु ना देखे तो जो संतान मिलेगी वो योग नहीं होगी, उसमें परेशानी आएगी। अब यहां पर कुंडली में पंचम भाव को लग्नेश देख रहा है। लग्नेश कुंडली का ड्राइवर है, उसको अधिकार है, तो उसको संतान तो मिलेगी लेकिन योग कारक नहीं मिलेगी, क्योंकि मीन राशि है, गुरु की राशि है, उसको गुरु देखेगा तो होगी। और गुरु नीच राशि में आ गया तो संतान इसको योग कारक नहीं मिलेगी, परेशानी आएगी, इसकी संतान को भी परेशानी आएगी। जैसे कि ये पिता की कुंडली है 12 नवंबर 1965 सुबह 7:50 का, इसका भी दसम भाव का सूर्य नीच राशि में है, कुछ नहीं किया। पंचम भाव में मीन राशि है और मीन राशि का स्वामी अष्टम में गिर गया, खड्डे में गिर गया, और सेम लगन है और मंगल इसको देख रहा है। संतान तो उसको भी मिल गई लेकिन परेशानी वाली बात मिल गई। जो जातक लेकर के आया वो अपने पिछले भाग से लेकर के आया, और जातक पितृ योनि से पैदा हुआ, मैंने पूरा एनालिसिस करके उसकी कुंडली में लिखा है, लेकिन उसके पिता का कोई योगदान नहीं रहा। क्यों? अभी प्रश्न यहां उठता है कि पिता की कुंडली ऐसी है, अब भाई उसको इस तरह की त्रुटिपूर्ण जो परेशानी आएगी उस संतान को, ऐसी संतान मिलेगी। अब आम बात है, हमारे पास अभिभावक आते हैं, कुंडली बना दीजिए, कुंडली बना दिया, पूजा करा दीजिए। वही जब तक अपने उसके पिता का एक निर्धारित कोटा है उसको ऐसी संतान मिलेगी, ये मेरी बात आप बिल्कुल समझना। और उसके पिता का कोटा जब तक नहीं बढ़ाया जाएगा तो इस जातक की कितनी भी पूजाएं करा लो तो पिता के तो ग्रह वैसे ही रहेंगे ना भाई, पिता के तो ग्रह वैसे ही रहेंगे। इसको भी अपना भी उपाय करना पड़ेगा और बालक का भी उपाय करना पड़ेगा। मेरा अनुभव है दर्शकों, मेरा अनुभव है कि अब जिसने संतान होने से पहले जिस संपत्ति ने अपने ग्रह दोषों की पूजा कर ली है तो उसको जो भी संतान मिली है वो योग कारक मिली है। क्यों? वो ब्रेक लग गया उनके अशुभ दोषों के ऊपर, योग कारक मिली है। और जब पूजा नहीं की है तो भाई अब उसकी संतान वो ब्रेक लग दिया, जो आगे योग कारक होगी वो अच्छे ग्रह लेकर के आएंगे और वो अच्छा काम करेगा तो तीसरी पीढ़ी सुधर जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं है तो दादा का किया हुआ बेटा भुगतेगा, बेटा का पिता भुगता है, इसी तरह से दोष चलते रहते हैं। जिस तरह से ये सूर्य यहां पर अष्टम भाव में आ गया, केतु से पीड़ित आ गया, इनके पिता का क्या था, सूर्य दसम भाव का स्वामी नीच राशि में द्वादश भाव में था, बात तो वही की वही आ गई। काल सब दोष था, ये सारी चीजें वही आ गई। और पंचम भाव का स्वामी अष्टम में था तो संतान वाली परेशानी आई। लग्नेश ने देखा तो संतान तो मिल गई लेकिन योग कारक नहीं मिली। यहीं पर फर्क होता है पिता और पुत्र के देखना, क्योंकि हम एक तरह से जुड़े हुए हैं, एक के साथ एक जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने कर्म किए हैं उन्हीं कर्म के आधार पर मुझे संतान मिलेगी। और पहले तो मुझे अपने कर्म ठीक करने पड़ेंगे, फिर बच्चे के ठीक करने पड़ेंगे, तो तीसरी पीढ़ी जाकर के अपने आप होगी। मेरा जहां तक ख्याल है मैंने आपको समझाने की कोशिश की और किस लिए पैदा हुए, बहुत ही ज्ञान का वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, ताकि बाकी मेरा आपको जो अगला वीडियो है वो आपको तुरंत मिले और आपकी ज्ञान की वृद्धि हो। धन्यवाद।